ठीक है बच्चों, अभी लास्ट लेक्चर तक हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है ग्रेविटेशन और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। जैसे वहाँ पर कूलम्स लॉ होता है, यहाँ ग्रेविटेशन लॉ होता है, ये सब मैंने आपको बताया। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक आप एक तरीके से समझ सकते हो कि रिवाइज़ कर रहे हैं, उस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ नया नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, बाकी सब कुछ पुराना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है उसी चीज़ को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप रिवीजन एज अ रिवीजन समझ के पढ़िए कि ये रिवीजन है। तो जैसे मान लीजिए हमें एक एग्जांपल है, इसमें फील्ड ड्रॉ करना है उन पॉइंट्स पे जो दो मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं उन पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने ऐसा सवाल किया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए दो मासेस हैं, तो ये दो मासेस हैं और इन दो मासेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, मान लेते हैं मासेस के अमाउंट भी अलग अलग है। तो एक m अमाउंट का मास है, एक 2m अमाउंट का मास है। तो इस लाइन पर हमको फील्ड ड्रॉ करना है। मतलब क्या है कि इस लाइन के हर एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ बनाना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट पर कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया हुआ, आपको पता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे राइट अब जो है फील्ड या फिर क्या होगी, या तो इस पॉइंट इन सारे पॉइंट्स पे देखेंगे तो फील्ड या तो राइट होगी या तो लेफ़्ट होगी। तो राइट के लिए अगर फील्ड राइट डायरेक्शन में होती है, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन राइट होती है तो इसके लिए हम इसको बनाएंगे प्लस वाई एक्सिस पे। ठीक है, और अगर फील्ड लेफ़्ट डायरेक्शन में होती है तो इसके लिए हम बनाएंगे फील्ड को नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो जनरली ऐसे ही करते हैं कि भाई जो राइट हैंड साइड है उसको प्लस में बनाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको माइनस बनाते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कोई भी आप पॉइंट लीजिए, या तो फील्ड राइट हैंड साइड होगी या तो फील्ड लेफ्ट हैंड साइड होगी। अगर राइट हैंड साइड हुई तो उसको ऊपर बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड हुई तो उसको नेगेटिव नीचे बनाएंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट है जहाँ पर फील्ड इन्फिनिट होगी। एक पॉइंट होगा वो होगा m के करीब और दूसरा पॉइंट होगा वो 2m के करीब। यहाँ पर फील्ड की वैल्यू इन्फिनिट होगी क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है, एक पॉइंट मास के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है gm/r²। ठीक है, कहीं पर भी r 0 हो जाएगा तो फील्ड की वैल्यू इन्फिनिट आ जाएगी। ठीक है, अगर इसके इधर, जैसे मान लीजिए इसके इधर सारे पॉइंट्स पर, ठीक है, हम ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हैं, एक रिवीजन टाइप का समझिए। अगर इसके इधर कोई भी पॉइंट लेते हैं इस लाइन पे, तो उस पॉइंट पर फील्ड देखिए, दोनों की फील्ड कैसे होगी। दोनों की फील्ड अगर निकालनी होगी तो प्रिंसिपल सुपर पोजिशन लगाना पड़ेगा। तो फील्ड हर समय अट्रैक्टिव नेचर की होती है यहाँ पर, मतलब फील्ड हर समय टूवर्ड्स मास होती है। तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी और उसकी फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। इसका मतलब नेट फील्ड हर समय क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। और इस डायरेक्शन को हम किधर रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्शन को हमने कहा कि भाई ये डायरेक्शन अगर फील्ड की तो उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इधर के सारे पॉइंट्स पे, यहाँ से यहाँ तक के सारे पॉइंट्स पर फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड। ठीक है, जब हम इस सिस्टम से दूर जाएंगे, जैसे इन्फिनिट डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, तो हमें पता है कि फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इन दोनों मासेस का नेट इन्फ्लुएंस 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इस मास के क्लोज जाते जाएंगे फील्ड का अमाउंट बढ़ता जाएगा और जब एकदम जस्ट इसके पास पहुंच जाएंगे तो फील्ड का अमाउंट इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसको अगर प्लॉट किया जाए तो ये ऐसा होगा, ऐसे करके ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती हुई ऐसे इधर चली जाएगी। ठीक है, तो मास के बगल में जाके ये इन्फिनिट पे चली जाएगी, बाकी ये धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे 0 और फील्ड का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर इधर कोई भी पॉइंट ले, अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसकी फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि फील्ड तो हर समय किसी पॉइंट मास की टूवर्ड्स द मास होती है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव वाला होता नहीं, अवे फ्रॉम द मास तो होता नहीं कुछ, हर समय सारी चीज़ों को मास अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर फील्ड देखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसकी और उसकी भी फील्ड की डायरेक्शन इधर, मतलब इसके इस साइड कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पर नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। और इस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस में, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस में। जब बहुत दूर होंगे तो फील्ड की वैल्यू 0 और जैसे जैसे इसके पास आते जाएंगे फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसके पास जब एकदम इसके पास पहुंच जाएगी तो फील्ड की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। तो इसको प्लॉट करना है तो ऐसा प्लॉट करेंगे।
ठीक है। अब आते हैं बीच पे कि इन दोनों मासेस के बीच पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो इन दोनों मासेस के बीच में कोई भी पॉइंट लेंगे तो फील्ड दो डायरेक्शन में होगी। इसकी फील्ड अपनी ओर इस डायरेक्शन में और उसकी फील्ड उस डायरेक्शन में, ठीक है। जिसका मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज करे, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर नेट फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो वो पॉइंट मिलेगा इसके पास जहां पर नेट फील्ड जीरो होगी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है जिस पे नेट फील्ड जीरो है, तो ये पॉइंट है जिस पे नेट फील्ड जीरो है। तो इस पॉइंट के यहाँ पर नेट फील्ड जीरो है। इस पॉइंट के इस साइड हमारी इसकी फील्ड डोमिनेट कर रही है। इसकी फील्ड डोमिनेट करने का मतलब इस पॉइंट के इस साइड फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, ठीक है। और इस पॉइंट के इस साइड इसकी फील्ड डोमिनेट कर रही है, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, ठीक है। और जैसे ही किसी मास के बगल में पहुंचेंगे फील्ड की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो इस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किधर, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब कि ये फील्ड कुछ ऐसा नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगी, यहाँ पर जाके जीरो होगी और इसके बाद ये ऐसा जो है इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फील्ड, हर एक पॉइंट पर फील्ड की क्या वैल्यू होगी उसका ग्राफ अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द मासेस इस पर बना लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये किया था 2 पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या था, कभी 2 पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होते थे, कभी 2 नेगेटिव होते थे। यहाँ पर लेकिन कोई नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं है, मास हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने किया हुआ है। आगे भी जो हम पढ़ेंगे वो उसी का रिवीजन है। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी पढ़ ली है, ग्रेविटेशन के लिए गॉस लॉ क्या होता है वो पढ़ लिया है, डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसे लिखते हैं ये पढ़ लिया है, ठीक है। एनर्जी, इसके बाद पढ़ते हैं हम एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती थी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको पुराना तो याद ही होगा, वैसे ही यहाँ पर भी है। पहला केस 1, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल है तो सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, तो सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो वहाँ पर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस होता था, उसके लिए हम ग्रेविटेशनल 2 पॉइंट चार्ज के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इंट्रैक्शन एनर्जी लिखते थे कैसे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस R होती थी और Q1 Q2 का अमाउंट होता था चार्ज पे ऐसा, तो इसको लिखते थे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अगर Q1 Q2 पॉजिटिव होता था, इसका मतलब कि या फिर दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो, इसका मतलब दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम कहते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारा क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव। और अगर Q1 Q2 इज लेस देन 0 हो, कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहते थे क्या होती है, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है कि भाई किसी सिस्टम को बनाने में जो हमने वर्क किया है वो उसमें स्टोर हो जाता है। जब दोनों पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, तो हमें सिस्टम को बनाने में, हम सिस्टम को कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिट से लेके आते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने इन्फिनिटी माना है। तो जब ये वाइडली सेपरेटेड होंगे, तो चूँकि वाइडली सेपरेशन में जब ये बहुत ही दूर दूर होंगे तो हम मानेंगे क्या, या फिर जानते हैं कि जब बहुत दूर दूर होंगे तो इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो वहाँ से उठा के, अगर ये रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में लग रहा है तो इनको हमने उठा के ऐसे उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट धक्का मारते हुए ऐसे इनको प्रेस करते हुए इस पोजीशन पे ला के रखा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वर्क डन करना पड़ा होगा। और अगर ये दोनों नेगेटिव होते
तो हमने क्या किया, हमने दोनों को, अगर नेगेटिव होते तो छोड़ देंगे तो अट्रैक्ट होकर जाके कोलाइड कर जाएंगे, तो कोलाइड नहीं करवाना। हमने क्या किया, पकड़ा हुआ है धीरे धीरे और धीरे धीरे उनको ले आके इस पोजीशन पे पहुंचाया है। तो जब हम धीरे धीरे ले आके इस पोजीशन में पहुंचा रहे हैं तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो, चूँकि इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है, क्योंकि अगर हमने नहीं पकड़ा होगा तो ये जाके कोलाइड कर जाएंगे। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ा होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स के ऑपोजिट, मतलब हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, इस वजह से जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और रिपल्सिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर चूंकि हर समय अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, तो अगर कोई दो मासेस रखे हुए हैं, M1 और M2 के दो मासेस रखे हुए हैं और M1 और M2 के दो मासेस r डिस्टेंस पे हैं, तो जो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज Gm1 M2 बाई r। ठीक, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये मानेंगे कि रेफरेंस क्या है, जैसे वहाँ पे रेफरेंस था वैसे यहाँ पर है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस इज इक्वल टू u एट इन्फिनिटी। जब ये मासेस इन्फिनिट डिस्टेंस पे होंगे उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई रिपल्सिव फोर्स अगर लग रहा है दोनों मासेस पे या दोनों पार्टिकल्स पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो उनको बहुत ही बड़ी सेपरेशन से किसी पर्टिकुलर सेपरेशन तक लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपनी एक दूसरे की ओर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनको क्योंकि हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें ये पार्टिकल भी रेस्ट पे है, ये पार्टिकल भी रेस्ट पे, दोनों रेस्ट पे। तो हमने क्या किया है, वाइड सेपरेशन, जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं थी तो उस सिचुएशन से हमने पकड़ा है और धीरे धीरे इनको पास ला रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो इस अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब हमारा फोर्स है इस अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स के अगेंस्ट, मतलब उल्टी डायरेक्शन में। तो हमारा फोर्स इधर है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो हमने जो वर्क किया वो नेगेटिव वर्क किया, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, दो पार्टिकल सिस्टम है और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे U बराबर माइनस Gm1 M2 बाई R, और पोटेंशियल एनर्जी हर समय ग्रेविटेशन वाले केस में नेगेटिव ही होती है। ठीक है, दो से ज़्यादा पार्टिकल हो, मान लेते हैं सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, तो सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स अगर हैं तो n पार्टिकल्स का कोई सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो जैसे पीछे वाले केस में भी किया था, तो हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल को एक टाइम पर उठाते हैं, उनकी इंट्रैक्शन एनर्जी लिखते हैं और ऐसे जितने पेयर आते हैं उन सब की इंट्रैक्शन एनर्जी लिख के जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ n सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज सम ऑफ एनर्जीज ऑफ nc2 पेयर। ठीक है, तो इसमें nc2 पेयर बनेंगे और nc2 पेयर की एनर्जी का सम जो है n पार्टिकल्स की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप एक एग्जांपल देखते हैं इस पे, तो एग्जांपल देखते हैं कि भाई मान लेते हैं पूछा जाए आपसे कि भाई तीन पार्टिकल का एक सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। तो फॉर एग्जांपल कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे तीन मासेस रखे हुए हैं। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे मान लेते हैं यहाँ m मास है, मान लेते हैं यहाँ 2m मास है और यहाँ 3m मास है, ऐसा मान लेते हैं, या फिर यहाँ पर भी m मास मान लेते हैं। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 45 डिग्री है और ये लेंथ a है, ये लेंथ a है। पूछा जाए कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, एक सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल ये हुआ, इस सिस्टम को असेंबल करने में कितनी एनर्जी नीडेड होगी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा सवाल ये हुआ, इस सिस्टम को तोड़ने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पहला, इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की। दूसरा, इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत है और इस सिस्टम को तोड़ने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। ये तीनों एक ही सवाल है। ठीक है, तो फाइंड द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखें कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो इस सिस्टम में 3 पार्टिकल हैं, तो 3 पार्टिकल में कितने पेयर बनेंगे? 3c2 पेयर बनेंगे। तो 3c2 पेयर मतलब 3 पेयर बनेंगे। 3c2 पेयर मतलब 3 पेयर बनेंगे, एक इसका और इसका इंटरेक्शन, एक इसका और इसका इंटरेक्शन, और एक इसका और इसका इंटरेक्शन। तो 3 पेयर बनेंगे, उन सब की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये 1 पॉइंट है, ये मान लेते हैं 2 पॉइंट मास है, ये मान लेते हैं तीसरा पॉइंट मास है। तो अगर U12 लिखें, 1 और 2 की इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी? 1 और 2 की इंटरेक्शन एनर्जी, तो इनके बीच के डिस्टेंस m है, तो -gm 2m और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -2gm/a, ठीक है। तो ये 1-2 का इंटरेक्शन हो गया। अगर 2-3 का इंटरेक्शन देखें तो U23 इज इक्वल टू -g, एक मास 2m का है, एक मास m का है, और इनके बीच के डिस्टेंस a है। तो अगेन ये भी आ जाएगा कितना? -2gm² कितना? a। और तीसरा देखना पड़ेगा, तो U31 क्या होगा? इनका इंटरेक्शन, अगर ये a है, ये भी a है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? a√2 होगी। तो इनका इंटरेक्शन देखेंगे, U31 कितना हो जाएगा? -g m1 की जगह m है, m2 की जगह भी m है, और डिवाइडेड बाई a√2। तो ये तीसरे पार्टिकल मतलब तीसरे पेयर की एनर्जी हो जाएगी, तो -gm² a√2। तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी कितना? -gm² a कॉमन ले लीजिए, gm² a कॉमन ले लिया, ठीक है। gm² a कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2, ये बचा 2, ये बचा कितना? 1/√2। तो 2 और 1/√2, 4 + 1/√2, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। 3 पार्टिकल का सिस्टम हो या 4 पार्टिकल का सिस्टम हो, इस तरीके से देखते हैं कि भाई कोई भी पेयर छूट ना जाए, सारे पेयर को कंसिडर करना है। और सारे पेयर कैसे पता चलेंगे कितने नंबर ऑफ पेयर है? तो आप NC2 करके नंबर ऑफ पेयर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब कि हमने जब सिस्टम को असेंबल किया होगा, पूछा जब ये सिस्टम को असेंबल करने में कितना एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप कहोगे भाई ये सिस्टम को असेंबल करने में इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। इस सिस्टम को बनाने में इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। और अगर इस सिस्टम को तोड़ा जाए, भाई ये सब अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको तोड़ने की कोशिश करें कि भाई इस सिस्टम को पूरा एकदम ऐसे तोड़ दिया जाए कि ये सारे मासेस वाइडली सेपरेटेड हो जाए, तो उसके लिए हमें सिस्टम में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीनों एक ही टाइप के सवाल हो गए। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम किसी n पार्टिकल्स का एक सिस्टम हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? या 2 पार्टिकल का एक सिस्टम हो, उसकी पोटेंशियल 3 पार्टिकल्स का एक सिस्टम हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। अब लिखना हमें भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पॉइंट मास रखा हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई कोई एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक हमने एक पार्टिकल को, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने पार्टिकल को मूव करवाया है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू है Eg ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। और हमने क्या है, m मास के पार्टिकल को 1 इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव करवाया। तो अगर ऐसा मूवमेंट होता है तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड को कितना करना पड़ेगा? तो W ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू Fg बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स,
और डॉट dr का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट जहाँ पर भी इनिशियल पॉइंट है, जहाँ पर भी फाइनल पॉइंट है, ये वर्क डन करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड को। बहुत सिंपल है, एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे लिखेंगे, एफ जी इज इक्वल टू कितना, मास m इंटू जी, या m इंटू ई जी, जहाँ पर ई जी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में m मास रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ये एफ जी होगा। तो एफ जी इज इक्वल टू m इंटू ई जी, जहाँ पर एफ जी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr में जो वर्क डन होता है दैट इज एफ जी डॉट डी आर। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो ग्रेविटेशनल फील्ड को वर्क डन करना पड़ेगा वो ये होगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड को जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे कि फाइनल पोजिशन है u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू जी। ये क्या हो गया, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम लिखें कि भाई यू आर टू पोजिशन पे माइनस यू आर वन पोजिशन पे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जी डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन R1 है, R1 से R2 तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड। बेसिकली ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको याद हो वो अर्थ वाला एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस से एक मास को h1 हाइट से, अर्थ के सरफेस से एक मास को h1 हाइट से s2 हाइट तक ले जाते हैं, अगर हम तो h1 हाइट से s2 हाइट तक ले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है दैट इज mg s2 माइनस mg h1, ठीक है। ये तो होता ही है, बहुत जगह पढ़ा है हमने कि ये है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास। अगर एक m मास के पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से h1 हाइट पे जो रखा था उसको h1 हाइट से s2 हाइट पे ले जाते हैं, तो हम कहते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास इज mg s2 माइनस mg h1, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। और उस सिस्टम में दो मासेस हैं, एक मास है अर्थ खुद और एक है पार्टिकल, लेकिन इसके मूवमेंट की वजह से जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है या उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अर्थ इतना मैसिव है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे इसके मूवमेंट की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो एनर्जी में चेंज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिकल रख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि मान लेते हैं कि भाई अगर जो फील्ड सोर्स ने क्रिएट की है वो फील्ड कभी भी चेंज नहीं होती है। जो फील्ड सोर्स ने क्रिएट की है वो फील्ड इस पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से वो फील्ड कभी भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब सोर्स एकदम अपनी फील्ड को एकदम फिक्स रखा हुआ है। तो जो भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज हुआ ही है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है। उस सिस्टम में दो चीज़ है, एक सोर्स जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट की है, दूसरा ये पार्टिकल, ठीक है। लेकिन सोर्स की फील्ड हर समय एक जैसी रहती है, उसकी फील्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोर्स हर समय एक जैसा रहता है। तो हम कहते हैं जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, चूँकि सोर्स चेंज हो ही नहीं रहा है, सोर्स अपनी फील्ड को चेंज कर ही नहीं रहा है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है वो इसी को मिला है। इस वजह से हम कहते हैं कि भाई यही पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट मास की है, ठीक है। तो अंतर समझ जाइएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं वहाँ पर कि भाई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बराबर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी एक बार और इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम
इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। और हमें पता है कि भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जब ये पार्टिकल इस सिस्टम से, सोर्स की फील्ड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो हम कहते हैं कि भाई U किसी जनरल R पे इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू R FG डॉट dr, ठीक है। तो ये हो गया, हम किसी पार्टिकल का, किसी मास का, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अभी भी आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट मास की कैसे होगी। तो पॉइंट मास की नहीं है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी दोनों सिस्टम, जो सोर्स सिस्टम जिसमें सोर्स है और ये मास है, उन दोनों की है। लेकिन सोर्स उस एनर्जी का कोई भी पार्ट यूज़ नहीं करता। सोर्स जैसे एक जगह फिक्स्ड है तो वो हर समय वहीं फिक्स रहेगा, ठीक है। इसका मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हर समय फिक्स रहेगी। इसका मतलब सोर्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो जो भी एनर्जी में चेंज आता है वो हम मान लेते हैं कि भाई इस मास की एनर्जी में चेंज आ रहा है। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आ गया। तो ये बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं बाय लैंग्वेज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड, या वर्क डन बाय फील्ड, या वर्क डन बाय फील्ड नहीं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड in bringing the mass from infinity to a particular point. ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास। उस मास की पोटेंशियल एनर्जी को हम बाय लैंग्वेज ऐसे लिख सकते हैं कि किसी मास की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे कि उस मास को इन्फिनिटी से लेके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड ने वर्क डन किया उसके नेगेटिव को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन कर लिया कि एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी देख लिया, बाय लैंग्वेज भी लिख लिया कि भाई क्या मतलब होता है, ठीक है। इससे हम क्या डिफाइन करेंगे, इससे हम डिफाइन करेंगे क्या, पोटेंशियल। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता था वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो आप कहोगे भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज़ है। तो आपको पता है कि किसी भी मास के इन्फ्लुएंस को, जैसे वहाँ चार्ज था तो यहाँ मास ले आ दे रहे, किसी भी मास का इन्फ्लुएंस नियर बाई सराउंडिंग एरिया में होता है। जैसे सन है तो सन का इन्फ्लुएंस हर एक जगह है। सन के जो सन इतना मैसिव है, सन का इतना वेट ज़्यादा है, तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ही सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अर्थ है, अर्थ भी मैसिव है तो उसका एक मार्केट में, एक स्पेस में उसका इन्फ्लुएंस है, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से जो है जो मून उसके अराउंड जो है ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो इसी तरीके से हर एक मास का एक इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। उस इन्फ्लुएंस का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में करते हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं फील्ड, और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो दोनों का काम है कि इन्फ्लुएंस को, किसी मास के इन्फ्लुएंस को मेज़र करना। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है ये बेसिकली बताता है क्या, मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मास इन नियर बाई स्पेस।
तो एक मास के जो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसमें फील्ड उसमें जो है मास का इन्फ्लुएंस कैसे होगा, या उसमें जो मास का इन्फ्लुएंस को मेज़र करने का तरीका है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसको हम लिखते कैसे भाई, मेज़रमेंट कैसे करते हैं, तो फील्ड को कैसे मेज़र करते हैं, हम कहते हैं कि भाई किसी पॉइंट पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चाहिए तो उस पॉइंट पर एक यूनिट मास रख दीजिए। यूनिट मास मतलब 1 kg का मास रख दीजिए, और 1 kg का मास जो भी फोर्स फील करेगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। उसी तरीके से हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है यूनिट मास की, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास एट अ पॉइंट in space is potential at that point. ठीक है, जैसे वहाँ पर था वैसे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई किसी भी मास की पोटेंशियल एनर्जी हर समय नेगेटिव होती है। तो आपको याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर समय एक नेगेटिव आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, हर समय नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास एट अ पॉइंट इन स्पेस इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैसे देखते हैं, उस पॉइंट पर क्या करिए, एक यूनिट मास को रख दीजिए, जितनी भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, या जितना भी उस यूनिट मास पे फोर्स लगेगा उतना ही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी, या ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। पोटेंशियल में ये दो चीज़ है आपको, क्या पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि भाई इन्फ्लुएंस ऑफ मास, और निकालते कैसे हैं कि भाई यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए। अभी हमने किसी मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा है। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट मास की बात करते हैं कि भाई एक पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास, मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट मास है, m अमाउंट का एक मास है, और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है। तो इस p पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो इस p पॉइंट पे ये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए फिक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इस p पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहोगे कि हमें इन्फिनाइट से लेके यहाँ तक एक यूनिट मास लाना है, और इन्फिनाइट से लेके यहाँ तक यूनिट मास को लाने में जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड ने वर्क डन किया होगा उसके नेगेटिव को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो खैर पोटेंशियल ऑफ यूनिट मास एट अ पॉइंट इन स्पेस इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो यूनिट मास का पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिख सकते हैं यूनिट मास का पोटेंशियल। तो अगर m मास का पोटेंशियल एनर्जी u होगी तो यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी u/m। ठीक है, अगर m मास की u क्या है, u है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास। m मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी u, तो यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी u/m। तो जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट मास रख देते हैं या फिर m मास ही रख देते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर अगर m मास रख देते हैं, तो इस m मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस m मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी कितना, Gmm/r। ठीक है, Gmm/r ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में इस m मास की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की है। ठीक है, लेकिन सिस्टम में अगर ये चीज़ फिक्स रखी जाए, सिस्टम में अगर ये चीज़ फिक्स रखी जाए, मतलब जो फील्ड है उस फील्ड को फिक्स रखा जाए, वो फील्ड कभी चेंज ना हो, जो सोर्स की फील्ड है वो कभी चेंज ना हो, तो हम मानते हैं कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी को ही हम, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास इज दिस, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास कितना हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -Gm/r। तो एक यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी V बराबर -Gm/r, या फिर हम कहेंगे कि किसी पॉइंट मास के लिए r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, V बराबर -Gm/r। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर हम कहते हैं कि भाई कोई स्पेस है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एग्जांपल दे कि एक पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है,
एक पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। एक पार्टिकल है तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है, और वो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल का मास m है, तो पार्टिकल m मास का है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इनिशियल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता है, तो Vi क्या है, Vi इज इक्वल टू पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, तो पोटेंशियल एट पॉइंट i, और Vf इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एट f। तो Vi बेसिकली है क्या, Vi बेसिकली है यूनिट मास का पोटेंशियल। तो यूनिट मास का पोटेंशियल एनर्जी, Vi बेसिकली क्या है, यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी Vi है, तो हमें कितना मास मूव करवाना है, m मास। तो m मास की पोटेंशियल एनर्जी, अगर m मास यहाँ पर होता तो m मास की पोटेंशियल एनर्जी Ui कितना होता है, m इंटू Vi। तो आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, तो उस पॉइंट पर अगर कोई मास रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी पता होगी, ये मतलब है कहने का। तो U फाइनल क्या हुआ, अगर U फाइनल लिखेंगे तो हम निकाल लें V फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल और इनटू मास m, और इनका जो भी चेंज होगा डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो जो यहाँ लिखा है U/m, इसको याद रखिएगा। अगर आपको पोटेंशियल पता है तो किसी भी मास की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पॉइंट मास के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल निकाला। तो एक पॉइंट मास का पोटेंशियल ये है, बाकी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से कंपेयर करके आप सब लिख सकते हैं। अगर वहाँ का फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर भी याद हो जाएगा। तो पॉइंट मास के बाद आता है क्या, दूसरा हमारा आता है एक लाइन मास। जैसे वहाँ पर लाइन चार्ज आता था तो यहाँ पर लाइन मास है। तो मान लीजिए कि एक लाइन मास रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। इस लाइन मास से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, ठीक है। इसका जो एक्सट्रीम एंड इस पर बीटा एंगल बना रहा है, और इसका जो लोअर एक्सट्रीम एंड है वो अल्फा एंगल बना रहा है। तो P पॉइंट, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी होती थी, यहाँ लीनियर मास डेंसिटी। अगर वो वाला फॉर्मूला याद है तो ये वाला फॉर्मूला भी याद होगा। वो वाला फॉर्मूला था कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना होता था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ln सेक बीटा प्लस टैन बीटा और अपॉन सेक अल्फ़ा माइनस टैन अल्फ़ा। ये फॉर्मूला था पोटेंशियल का, ठीक है। किसी लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला ये था। तो यहाँ पर भी आप ऐसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला था, ठीक है। कैसे निकाला था वो भी आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करके निकाला होगा, तो इंटीग्रेट करके निकाला था पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि लैम्डा को तो लैम्डा रख देंगे, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करते हैं, जी से रिप्लेस करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जी से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो पोटेंशियल हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ लैम्डा जी और ln सेक बीटा प्लस टैन बीटा, सेक बीटा प्लस टैन बीटा अपॉन सेक अल्फ़ा माइनस टैन अल्फ़ा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो उसमें 45 रख दीजिए। तो एक लाइन मास के लिए, एक फाइनाइट लाइन मास के लिए हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है तो ऑटोमेटिकली याद होगा। फिर इसके बाद आता है एक रिंग। तो रिंग के लिए पोटेंशियल क्या होगा, रिंग के लिए पोटेंशियल क्या होगा, तो रिंग के लिए पहला कि सेंटर पे, एट सेंटर, तो सेंटर पे पोटेंशियल होगा
सेंटर पे यहाँ पर हर समय नेगेटिव साइन आता है, तो सेंटर पे पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ Gm/r, जहाँ पर m क्या है, m है रिंग पे मास, टोटल मास रिंग पे है कितना m, इसकी रेडियस r है, और अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो ये वैल्यू हो जाएगी। और अगर सेंटर से r डिस्टेंस पे एक्सिस पे निकालना है, सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट है और इसके एक्सिस पे निकालना है, मान लेते हैं ये सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ Gm बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, इस पे एक सवाल भी कर लेते ताकि आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या मतलब है समझ में आ जाए। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से क्या आप सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिंग है जिस पे मास है m, ठीक है, एक रिंग है, इस पे मास m है और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है जो यहाँ से √3r डिस्टेंस पे, √3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। ठीक है, √3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। ठीक है, इस पे एक मास रखा हुआ है, m मास का एक पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो एक पार्टिकल जो है m मास का P पॉइंट पर प्लेस है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से √3r है। तो चूंकि हमें पता है कि ये जो मास को, ये जो है मास अट्रैक्ट करेगा, दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मासेस हर समय अट्रैक्ट करें, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है इस डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें बताना फाइंड द स्पीड, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ मास m as या when it passes, when the mass passes through center। ठीक है, तो एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल करना है फिर से एक बार। ठीक है, और मान के रखना है इफ रिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, तो रिंग अपनी जगह से नहीं मूव करेगा, ये पार्टिकल मूव करेगा। हमें पता है मासेस हर समय एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब इन दोनों को छोड़ेंगे तो ये वाला मास अट्रैक्ट होगा। और मान के चलना ये रिंग फिक्स्ड है, ये रिंग मूव नहीं कर सकता, तो कौन मूव करेगा, अकेला ये मास मूव करेगा। तो ये मास मूव करता करता कभी सेंटर पे पहुंचेगा, तो जब सेंटर पे पहुंचेगा उस समय उसकी स्पीड क्या होगी ये निकालना है। तो क्या करें कि इस मास की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो निकालना है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लें, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लें, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग। तो इस एक्सिस के पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ Gm अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पर r की वैल्यू हमें पता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट 3r, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ Gm अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। ठीक है, यह इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gm बाई कितना, 2r। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट है कि जब ये सेंटर पे पहुंचेगा, जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, V एट सेंटर, अभी फॉर्मूला लिखा था, तो सेंटर पे पोटेंशियल हो गया Gm/r। ठीक है, तो ये किसके लिए पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग है एट पॉइंट P और पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट सेंटर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, पोटेंशियल की मीनिंग है कि यूनिट मास को इस पॉइंट पर, यूनिट मास की जो भी पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर वो है माइनस Gm/2r। तो यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस Gm/2r। ठीक है, तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो U P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यूनिट मास कितनी है, तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस Gm/2r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसे निकालते हैं,
यूनिट मास की अगर पोटेंशियल यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी पता है तो किसी m मास की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी m मास की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। सेंटर पे यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM/r, तो किसी मास की पोटेंशियल एनर्जी जब ये सेंटर पे पहुंचा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो U एट सेंटर जो कि फाइनल पॉइंट है तो ये हो जाएगा माइनस GM/r। ठीक है, बेसिकली आपसे पूछा जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये अकेले इस मास की नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की है। इस सिस्टम में दो मास है, एक रिंग और एक ये। चूंकि रिंग फिक्स्ड है, रिंग की फील्ड कभी बदल नहीं सकती, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो हर समय ये वाला पार्टिकल रख रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसीलिए हम कहते थे कि ये इस पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ GM/r। ठीक है, फाइनल और माइनस इनिशियल GM/2r। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। और किसका? इस मास का, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है उसमें ये कोई भी एनर्जी का कोई भी वैल्यू ये यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो जो भी यूज़ कर रहा है वो मास यूज़ कर रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिख रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा GM/2r। ठीक है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी चूंकि इतना कम हो जाएगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हाफ mv² इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा माइनस GM/2r। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू √of GM/r। ठीक है, जब ये सेंटर को क्रॉस करेगा उस समय इसकी स्पीड इतनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल सॉल्व करते हैं, और ये मतलब है पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाए। तो पोटेंशियल निकाल के फिर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो रिंग हो गया। रिंग के बाद क्या होता है? रिंग के बाद होता है एक डिस्क। तो रिंग के बाद होता है डिस्क। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है तो यहाँ पर भी चीज़ें याद होगी आपको। तो एक डिस्क के लिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ डिस्क, यहाँ पोटेंशियल का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ डिस्क, तो पहला सेंटर पे, एट सेंटर, तो पोटेंशियल सेंटर पे कितना होता है? पोटेंशियल सेंटर पे होता है माइनस ऑफ 2GM/r। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद करिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे पोटेंशियल होता था कितना? पोटेंशियल होता था Q/2πε0r। ठीक है, अगर Q चार्ज है डिस्क पे और डिस्क की रेडियस r है तो सेंटर पे पोटेंशियल ये होता था। तो यहाँ बेसिकली 1/4πε0 को g रख दिया, बाकी Q को m रख दिया, हो गया। पोटेंशियल आ गया सेंटर पे। एट पॉइंट ऑन एक्सिस, तो एक्सिस के किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल लिखना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2GM/r² √of r² प्लस r² माइनस r, जहाँ पर r क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। इसका मतलब अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है, ठीक है, तो डिस्क के सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है, डिस्क के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको G को 1/4πε0 से और Q को m से रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, बस कुछ और है ही नहीं। ठीक है, पोटेंशियल डिस्क के पास पोटेंशियल ऑफ होलो स्फीयर,
पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर अगर मान लो एक खाली गोला है, एक खाली गोला मतलब अंदर से, अंदर कोई मास नहीं, जो भी मास सरफेस पे है और ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, अगर रेडियस इसकी r है और इस पे मास m है, तो अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो अंदर कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। तो जैसे वहाँ लिखते थे वैसे यहाँ पर होगा। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होगा व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू r, और एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल ये बिहेव करने लगेगा एज अ पॉइंट चार्ज, तो जी एम बाई आर हो जाएगा व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक है, ये वहाँ पर भी पढ़ते थे, यहाँ पर भी है। एक और चीज़ पढ़ते थे कि भाई इसकी सेल्फ एनर्जी कैसे निकालें। वहाँ पर लिखा था कि भाई अगर Q चार्ज दिया गया है, R रेडियस का है, तो सेल्फ एनर्जी को लिखते थे U इज इक्वल टू कितना, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो उसी हिसाब से ये इसकी सेल्फ एनर्जी होती है। तो यहाँ पर सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, तो Q को M से रिप्लेस कर देते हैं, M स्क्वायर, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को G से रिप्लेस कर देते हैं, तो जी एम स्क्वायर बाई 2R। और यहाँ पर हर चीज़ माइनस होती है तो माइनस में रहेगा। तो इस चीज़ की सेल्फ एनर्जी, इसको बनने में इतनी एनर्जी खर्च हुई होगी, इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई होगी। नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई। तो इसकी सेल्फ एनर्जी भी आपको याद रखना है। एक हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2R। और ये एनर्जी पूरी, क्योंकि अंदर फील्ड नहीं है, अंदर फील्ड नहीं है तो अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ये पूरी एनर्जी सरफेस के बाहर है। तो ये बेसिकली ये आउटसाइड है, यू आउटसाइड। ये एनर्जी कहाँ स्टोर है, तो सरफेस से बाहर है। हॉलो स्फीयर के बाद आता है सॉलिड स्फीयर। तो पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का एक सॉलिड स्फीयर है, पूरे वॉल्यूम पे मास है, एक भारी गोला या एक भरा हुआ गोला, जैसे हमारा अर्थ है उसको समझ सकते हैं सॉलिड स्फीयर है, इस पे भी हम बाद में आएंगे। तो अगर m मास और r रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है, तो फिर से आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है। आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करने लगता है, तो माइनस जी एम बाई आर व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। और इनसाइड पे पोटेंशियल होता है माइनस 3 जी एम बाई 2r 1 माइनस r स्क्वायर बाई 3r स्क्वायर। ठीक है, व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू आर। तो याद रखना है कि पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सेंटर पे। फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज होता है, और जो डिक्रीज होने का पैटर्न होता है वो पैराबोलिक वे में डिक्रीज होता है, और इसके बाद इन्फिनिट तक फिर से डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने का पैटर्न हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल। अगर इसकी सेल्फ एनर्जी लिखी जाए तो आपको याद होगा कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिस पे चार्ज Q है, जिसकी रेडियस R है, उसकी सेल्फ एनर्जी होती थी U इज इक्वल टू कितना, 3Q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कुछ बाहर होता था कुछ अंदर होता था, यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो Q की जगह M पुट कर देंगे तो 3M स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह G पुट कर देंगे तो 3GM स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच जाएगा 5, तो 5R। लेकिन यह हर समय नेगेटिव साइन के साथ होता है। तो इसकी सेल्फ एनर्जी होगी U इज इक्वल टू माइनस 3GM स्क्वायर बाई 5R। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट अंदर होगा और कुछ पार्ट बाहर होगा। बाहर का तो हमें पता ही है, जो आउटसाइड एनर्जी होती है, जैसे हॉलो केस में होगी वही सॉलिड के केस में होगी। तो U आउटसाइड कितना हो जाएगा, अभी अभी लिखा था, U आउटसाइड हो जाएगा माइनस GM स्क्वायर बाई 2R। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो U इनसाइड पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सब चीज़ों को हमने पोटेंशियल लिख लिया। इसके बाद आता है क्या, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, आपको सीधे सीधे बस मैं लिख देता हूँ कि पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होता है। जैसे वहाँ ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, तो माइनस ऑफ EG डॉट DR। ठीक है, तो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप उससे फील्ड निकाल सकते हैं, अगर आपको फील्ड पता है तो आप उससे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और आपको फील्ड की वैल्यू पता है तो आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। इसका मतलब कहीं पर भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है VR2 पे माइनस VR1,
दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है इसी एक्सप्रेशन को, r1 वेक्टर टू r2 वेक्टर सब किया हुआ है माइनस Eg डॉट डी आर, जहाँ पर Eg है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इस पे हो सके तो अगले लेक्चर में एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और पोटेंशियल पता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं कि हमें पता है कि भाई सॉरी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पता है तो उससे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और अगर पोटेंशियल पता है तो उससे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालेंगे, Eg इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो दिख रहा है एकदम सिमिलरिटी है, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ रहा है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह ग्रेविटेशन लिखना है। ठीक है, अब जो चीज़ इसमें इस चैप्टर में नहीं है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अगर हो सकेगा तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लेंगे। ठीक है।